हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है लोकतंत्र एवं भारत में पुलिस प्रशासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और जनता के द्वारा ही उन शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था विभिन्न विचारकों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जो विभिन्न प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा इस शब्द को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता रहा है। और अगर इसके एक अर्थ की या एक परिभाषा की स्वीकार्यता की बात करें तो वह अभी भी विभिन्न विचारकों के द्वारा भिन्न भिन्न मतों पर आधारित है। लेकिन अगर लोकतंत्र की एक सहमति की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता में शक्ति निहित होती है, जनता को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता का अधिकार प्राप्त होता है और उसी के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल शासन का स्वरूप होने के साथ साथ ये एक ऐसा जीवन जीने का तरीका होता है, एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें कि हम प्रति एक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था यद्यपि प्राचीन समय से भिन्न भिन्न स्वरूपों में विद्यमान रही है, परंतु समय एवं परिस्थितियों के अनुसार और जैसे जैसे राज्यों के क्षेत्रीय आकार में अंतर आया है, विस्तृत होते गए हैं, एक राज्य के अंतर्गत जनसंख्या का निरंतर वृद्धि होती रही है, उसी के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप भी बदलता रहा है। जहां प्राचीन समय में यह व्यवस्था छोटे राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में विद्यमान थी, वहीं पर जैसे जैसे राज्यों का आकार बड़ा होता गया, इस व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होकर अब यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को यद्यपि 20वीं शताब्दी में यह विभिन्न देशों के द्वारा स्वीकार की जा रही थी और विशेष रूप से हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का जो समय है, जहां पर बहुत सारे जो देश हैं वह औपनिवेशिक विरासत से मुक्त हुए थे और उनके समक्ष जो ऑप्शन थे कि वह या तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो जाएं या जो दूसरी व्यवस्था उस समय पर कार्य कर रही थी वह थी साम्यवादी व्यवस्था। दो राज्य व्यवस्थाएं जो विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित थी, एक का प्रतिनिधित्व साम्यवादी समूह कर रहा था तो दूसरी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक देशों के समूह द्वारा किया जा रहा था। इनमें से विभिन्न राज्यों के द्वारा जो नवोदित राष्ट्र थे उनके द्वारा जहां पर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया, वहीं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी अपनाया जा रहा था। परंतु शीत युद्ध के दौरान इन दोनों राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक निरंतर संघर्ष की स्थिति विचारों के आधार पर स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। 1990 के दशक में जैसे जैसे सोवियत संघ विघटन की तरफ बढ़ा या उसका विघटन हुआ, उसके पश्चात जो परिस्थिति बनी वह थी कि साम्यवादी व्यवस्था का सिमटाव हो चला था। यह केवल कुछ देशों मात्र तक सिमट कर रह गई थी और धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था और अधिक प्रमुख या प्रबल होती जा रही थी। इसी संदर्भ में जब 1980 और 1990 के दशक है जहां पर यह व्यवस्था और अधिक पॉपुलर हो रही थी, वहीं पर उस समय पर कोरन ने कहा था कि जो लोकतंत्र है वर्तमान समय में यह दुनिया का नवीन सार्वभौमिक धर्म बनता जा रहा है। अर्थात जिस प्रकार से सार्वभौमिक धर्म को स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी विभिन्न देशों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। भारत भी उन्हीं देशों में से एक था जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता मिली थी। अर्थात भारत भी उन्हीं देशों के समूह में था जो नवोदित राष्ट्रों के समूह था।
भारत ने उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, देश की जो परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जहां पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन किया, संविधान के द्वारा उन्हें मान्यता दी गई, वहीं पर इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और मजबूत एवं सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे प्रावधान हमारी शासन व्यवस्था में और हमारे संविधान में किए गए हैं कि किस तरीके से भारत में आगे आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी और यह और समृद्ध और प्रबल होती जाएगी। यही जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे वो सभी देशों के द्वारा या अधिकतर देशों के द्वारा स्वीकार्य बनाती हैं। यह व्यवस्था लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करती है, उन्हें उसी के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। जो लोगों के अधिकार हैं उनको उनकी रक्षा के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित भी करती है, उन्हें प्रोमोट भी करती है, आगे भी बढ़ाती है। समाज के सभी वर्गों को, वो किसी भी वर्ग से हैं, सभी वर्गों को वह राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार या सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में भी इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को भी ग्रहण किया गया, संविधान में स्वीकार किया गया। अर्थात सरकार के द्वारा समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। भारत में विभिन्न सरकारों के द्वारा समय समय पर इस तरीके के विकासपरक योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां बनाई गई और उनका सफलतापूर्वक लागू किया जाता रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां भारत में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है, वहीं यह लोगों को अधिकार भी देती है कि वह अपनी जहां पर उनकी सहमति है उसको भी वो दर्ज करा सकते हैं। परंतु जब यह असहमति का अधिकार हिंसात्मक रूप ले लेता है या उस हिंसा को के माध्यम से उस असहमति को दर्ज कराता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती होता है। इन्हीं संदर्भों में जो पुलिस की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में और पुलिस में एक ऐसी संगठन के रूप में कार्य करता है जो सबसे अधिक विजिबल होता है, सबसे अधिक स्पष्ट समाज में हमें दिखाई देती है। भारत या अन्य जो भी देश लोकतांत्रिक हैं, उनमें पुलिस एक ऐसे प्रशासन के अंग के रूप में कार्य करता है जो हमेशा लोगों के संपर्क में रहता है, उनके समस्याओं को जानने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, अपराधों की जांच पड़ताल के लिए। तो यह एक इस तरीके की कार्यपालिका की शक्ति है जो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। ये पुलिस व्यवस्था की प्रत्येक समय में, प्रत्येक व्यवस्था में आवश्यकता रही है। आवश्यकता अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों के जो उनकी लिबर्टी है, जो उन्हें अपॉर्चुनिटी के समान अवसर प्राप्त होते हैं, और उसके साथ साथ जो लोगों की डिग्निटी है उसको भी सुरक्षित करने के लिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में जो पुलिस व्यवस्था है उसकी जो प्रमुख कार्य हैं, उनका कार्य जो कानून व्यवस्था को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि अगर व्यवस्था बनी रहेगी, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर रहेगा, तो कानून जो है उन्हें भी बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लागू किया जा सकता है। इसी दृष्टि से भारत में पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जहां पर बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्य, बहुत सारे विकास के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उनका लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के मिल सके, सरकार का यही उद्देश्य रहता है। क्योंकि जो भारत का हमारा मौलिक अधिकार है, वह बिना किसी भेदभाव के यह स्थापना करता है कि सभी समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात भेदभाव को निषेध करता है। पुलिस बल का यह कार्य हो जाता है कि वह संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके अनुपालन के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है।
इसी के साथ साथ जो सरकारों के द्वारा विभिन्न समय पर जो विधेयक पास किए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए, उनको सही प्रकार से लागू करना, समाज के जो सबसे ग्रास रूट लेवल है वहां तक उन लाभों को पहुंचाना, हर व्यक्ति लाभ हो सके, उसका लाभार्थी बन सके, इसको सुनिश्चित करना भी पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है। एक इस तरीके की भावना को विकसित करना समुदायों के मध्य कि वह उनके मध्य कि अगर किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति आती है तो पुलिस उनके साथ हमेशा बनी रहती है। इस तरीके की व्यवस्थाएं या कार्य भारत में पुलिस के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ साथ सामाजिक दायित्वों की बात करें तो पुलिस जो निरंतर लोगों के संपर्क में रहती है, तो जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, महिला, बच्चे और सीनियर सिटीजन जो शारीरिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ विशेष ध्यान के आकर्षित करते हैं या उनके लिए विशेष प्रबंधों की आवश्यकता होती है, जिससे वह भी समाज में अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकें और विकास की प्रक्रिया में अपना स्वयं का विकास कर सकें। तो पुलिस की सहायता उसमें भी जरूरी हो जाती है। और पिछले कुछ दशकों से हम देख रहे हैं कि पुलिस की भूमिका इस तरीके की एसेंशियल सर्विसेज में, और जो इस तरीके की आपदाएं आती हैं, आपदाएं चाहे प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित हैं, उन आपदाओं से निपटने में भी पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में देखा जाता है कि जहां पर एक तरफ बाढ़ की स्थिति बनती है तो वहीं दूसरी तरफ सूखे की स्थिति भी बनती है। तीसरी तरफ हम देखें तो इस तरीके के तनाव जो मानव निर्मित होते हैं उनके उसमर, या दूसरी तरीके की अगर कहीं आग लगने की घटना है, किसी फैक्ट्री में गैस लीक की है, तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपदाएं हैं, उन आपदाओं से निपटने में भी भारत में पुलिस प्रभावी भूमिका निभाती है। जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जिनको कि सरकार के द्वारा समय समय पर आवश्यक सेवाओं के तहत रखा जाता है, उसमें भी पुलिस को अपनी भूमिका का निर्वाह करना आवश्यक हो जाता है। समय समय पर जो आने वाली बीमारियां हैं या इस तरीके के और आवश्यक सेवाओं की जब भी आवश्यकता होती है तो पुलिस उसको पूरा करती है। वर्तमान समय में जब समस्त विश्व के देश कोरोना महामारी से या वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, तो भारत भी इस समस्या से ग्रसित है। और स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जो पुलिस की भूमिका है वर्तमान में, वह बहुत सकारात्मक होकर सामने आ रही है। बहुत लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर दिखाई देती है, क्योंकि यह वही पुलिस व्यवस्था है, जैसा कि हम कहते हैं कि हमेशा यही वो प्रशासन का अंग है जो जनता से सबसे अधिक जुड़ा हुआ होता है। तो उसका यह जुड़ाव लोगों को इस संकट की घड़ी में, जब कोरोना 19 से सब जूझ रहे हैं, उनकी संकट की घड़ी में उनका सहयोग, उनकी सहायता, उनकी हर प्रकार की मदद लोगों के अंदर विश्वास पैदा करती है। यह पुलिस की मशीनरी इसी के साथ साथ जो प्रशासन के दूसरे अंग होते हैं उनको भी समय समय पर सहायता प्रदान करती है। भारत में यदि शैक्षिक संस्थानों में इनकी आवश्यकता होती है तो उनकी उपस्थिति वहां पाई जाएगी। कहीं पर लोन रिकवरी की आवश्यकता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की आवश्यकता है, अर्थात जिन जिन विभागों में भी पुलिस की आवश्यकता होती है, पुलिस की सेवाएं भारत में उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से जो भी कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं, उसमें पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसी भूमिका के कारण पुलिस की जो महत्व है वह निरंतर बढ़ रहा है। परंतु पिछले कुछ दशकों में जो एक पुलिस की छवि बनी है, जो पुलिस की इमेज बनी है, उसमें कुछ ऐसे नकारात्मक तत्व दिखाई देते हैं, नकारात्मक विशेषताएं दिखाई देती हैं, जो उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्देश्यों से, मूल्यों से दूर ले जाती हैं। आम व्यक्ति के मन में जो एक छवि बनी है, वह छवि बहुत हद तक नकारात्मकता दिखाती है। व्यक्ति पुलिस के पास जाने से डरता है, उसके साथ अगर कोई अपराध भी घटित हो जाता है तो वह उसका एफआईआर दर्ज कराने से बचता है, क्योंकि वह उस फीताशाही में उस पुलिस की जो मनोवृत्ति है उसे देखकर, दूसरे लोगों के अनुभव से सुनकर वह उनसे बचना चाहता है। तो यह जो दूरी है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है, उसकी मान्यताओं के विपरीत है, उसकी
जो मूल्य हैं उसके विपरीत है। निश्चित रूप से यह जो स्थिति बनी है उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। उन कारणों का अगर हम उनका निराकरण चाहते हैं और पुलिस को उसी लोकतांत्रिक मूल्यों को उस व्यवस्था के तहत हम लाना चाहते हैं, तो उन जो ये दूरी आई है उस दूरी को जानने का प्रयास भी करना होगा। पहली चीज है कि जो भारत में पुलिस प्रशासन जिस अधिनियम के तहत वह गवर्न होता है, वह अभी भी जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 1861 में जो अधिनियम बनाया गया था उसी के आधार पर कार्य कर रहा है। यद्यपि समय के साथ साथ उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं, परंतु जो उसका बेस है, जो उसका मुख्य आधार है, वह अभी भी वही अधिनियम है। वो वह अधिनियम था जिसमें नागरिकों को एक नागरिक ना समझकर एक ऑब्जेक्ट के रूप में माना गया था और नागरिकों को वह स्थान जो उन्हें मिलना चाहिए था उनको ट्रीट करने के लिए उसका अभाव उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासकों के अपने हित, उन हितों को पूरा करने के लिए जिस पुलिस व्यवस्था का गठन किया गया था, जो कार्य प्रणाली निर्धारित की गई थी, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत थी। और वर्तमान में भी जब हम बात करते हैं तो यह वही अधिनियम है जिसकी बहुत सारी धाराएं या उसके जो प्रावधान थे वो आज भी हमारे पुलिस कार्य प्रणाली में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उसी का परिणाम है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जहां हम बात करते हैं सहभागिता की, बात करते हैं पारदर्शिता की, उत्तरदायित्व की और जवाबदेही की, इनका अभाव पाया जाता है। पुलिस संगठन एक ऐसी बंद व्यवस्था के रूप में कार्य करता है जहां वह स्वयं को इन विशेषताओं से दूर रखकर एक बंद संगठन के रूप में कार्य करता है। जबकि अगर संगठन लोकतांत्रिक होगा तो उसकी कार्य प्रणाली भी लोकतांत्रिक होगी। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं उनका संगठन में अभाव पाया जाता है, इसलिए जो उसकी कार्य प्रणाली है वह उन लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर हो जाती है। हम जो बाहर से दिखलाई देती हैं चीज़ें, हमें पुलिस के एक्शंस दिखलाई देती हैं, उसकी कार्य प्रणाली दिखाई देती हैं, लेकिन जो संगठन के स्तर पर जो कमियां हैं वह भी उनकी कार्य प्रणाली को एक बहुत कुछ सीमा तक एक नेगेटिव इमेज प्रदान करती हैं। अगर संसाधनों की बात करें तो पुलिस विभाग में भी संसाधनों का अभाव पाया जाता है। यह संसाधन मानव शक्ति के रूप में या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो। मानव शक्ति की हम बात करें तो पूरे भारत में जो भी सिविल पुलिस है या आर्म पुलिस है उसमें जो डाटा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली का, उसके अनुसार लगभग 1/4 पद भारत में उस खाली हैं। अर्थात जो पुलिस व्यवस्था कार्य कर रही है उसमें से इतने पदों का खाली होना निश्चित रूप से पुलिस की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। उसकी जो क्षमता है उससे अधिक काम लेना भी, उसमें जो हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं उससे उसको दूर ले जाता है। समय समय पर विभिन्न आयोगों के द्वारा, समितियों के द्वारा इस बात को भी स्पष्ट किया जाता रहा है कि पुलिस की कार्य प्रणाली में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वह राजनीतिक हस्तक्षेप भी उसकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। यही कार्य प्रणाली या ये जो हस्तक्षेप है, जब पुलिस के नियामक कार्यों में हस्तक्षेप रहता है तो जो पुलिस की अपनी भूमिका हम फ्री होकर, फेयर होकर का उससे अपेक्षा करते हैं वह दूर हो जाती है। लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर, विल पावर। यद्यपि सरकारों के द्वारा समय समय पर बहुत सारे आयोगों का और समितियों का गठन किया गया है, उनकी सिफारिशें भी आई हैं, परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि सिफारिशें आई हैं उसमें से कुछ ही स्वीकार हो पाती हैं, शेष सिफारिशें बंद रह जाती हैं या उन्हें लागू ही नहीं किया जाता या सरकारें बदल जाती हैं। तो ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है यह भी एक प्रमुख कारण के रूप में उभर कर आती है। जो लोगों की सहभागिता है किसी भी प्रशासन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जनता की सहभागिता हो। सहभागिता नीति निर्माण से लेकर लागू करने से लेकर उसके मूल्यांकन तक पुलिस प्रशासन में भी जनता की सहभागिता का अभाव पाया जाता है। जो नीतियां बनती हैं सरकार के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाई जाती हैं, भारत में जनता की सहभागिता नीति निर्माण में या उनके
क्रियान्वयन में उसका अभाव देखने को मिलता है। तो यह जो लोगों की सहभागिता का अभाव है वह भी एक प्रमुख कारण है जो कि पुलिस संगठन को एक बंद समाज के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। और यह जो बंद व्यवस्था है, यह जो बंद व्यवस्था के रूप में कार्य करता है पुलिस संगठन, यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी खुली व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर प्रत्येक व्यक्तियों को सूचना जानने का अधिकार, उनका विश्लेषण करने का अधिकार, सहभागिता करने का अधिकार, उत्तरदायित्वों का जानकारी यह जनता को होनी चाहिए। अर्थात जनता इतनी सशक्त हो कि वह अपने पुलिस प्रशासन के बारे में यह सारी जानकारी रख सके। जब उसके पास ये सारी जानकारी होगी, सहभागिता होगी, तो वह पुलिस प्रशासन के कार्यों में अपना सहयोग भी देगी, समर्थन भी देगी और उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए भी सहायता प्रदान करेगी। तो ये जो सारे कारण हैं, ये भारत में जो पुलिस की भूमिका है उसकी एक नेगेटिव इमेज, नकारात्मक छवि जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात से पुलिस की भूमिका में सुधार के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन बने हैं, राज्य स्तर पर बने हैं, क्योंकि पुलिस एक राज्य विषय सूची का विषय है, इसलिए राज्यों के द्वारा भी समय समय पर अपने स्तर पर सरकारों के द्वारा जो आयोग है उनका गठन किया जाता है और उनसे सिफारिशें आमंत्रित की जाती हैं, सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं। लेकिन ये राज्यों के सरकारों के ऊपर निर्भर होता है कि वह उन जो सिफारिशें हैं उनको स्वीकार करें और उनको लागू करें। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये समाज में छवि है तो इसे किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि संविधान के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन किया गया है और लोकतांत्रिक प्रणालियों को स्थापित करने का भी उद्देश्य रखा गया है। तो भारत में यदि पुलिस प्रशासन को लोकतंत्र के अनुकूल बनाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक बनाना है, जनता का विश्वास उसमें पैदा करना है या बनाए रखना है, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि कदम निरंतर उठते रहते हैं, पर प्रश्न वहीं आकर रुक जाता है कि उन्हें लागू कैसे किया जाए, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ से आए, संगठन के स्तर पर कैसे किया जाए। इसके लिए 4 स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी स्तर पर, दूसरा है पुलिस संगठन के स्तर पर, तीसरा है कि जो हम उनकी मनोवृत्ति चेंज की बात करते हैं, एटीट्यूडाइनल चेंज, एप्टीट्यूड की बात करते हैं, वो परिवर्तित होना चाहिए। और सामुदायिक स्तर पर क्या प्रयास किए जाएं जिससे कि उनकी भूमिका को और सारगर्भित बनाया जा सके। जैसा कि हमने बात की कि सरकारी स्तर पर जो सुझाव समितियों के द्वारा, आयोगों के द्वारा दिए जाते हैं, उनको लागू करके उन्हें पुलिस संगठन में जो कमियां हैं या जो उनके पास संसाधनों की कमी है उनको दूर किया जाए। और इसके साथ साथ इस तरीके के प्रावधान भी किए जाएं जिससे पुलिस की उत्तरदायित्वता निश्चित हो सके। किस कार्य के लिए कौन उत्तरदायी है यह निश्चित होगा तो निश्चित रूप से जो पुलिस की भूमिका है उसमें सुधार आ जाएगा। क्योंकि भारत में देखा जाता है जब अपराध घटित हो जाता है, कभी कभी तो मृत्यु होने की स्थिति में यह पुलिस जो थाने होते हैं उनके मध्य में सीमा को लेकर विवाद हो जाता है कि यह सीमा किसके अंतर्गत आती है। तो इन जो संगठन के स्तर पर जो इस तरीके का विभाजन है उसको तो वह ध्यान रखे, लेकिन जहां मानवीय जीवन के रक्षा का प्रश्न हो जाए तो वह मानवीय जीवन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसके जीवन को बचाने की और मानवीय मूल्यों को बचाने की प्राथमिकता रखी जाए, यह उद्देश्य होना चाहिए। इसी तरीके के प्रावधान सरकार के द्वारा किए जाएं जिससे कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वह बेहतर बन सके। संगठन के स्तर की हम बात करते हैं तो पुलिस संगठन अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। भारत में यह संगठन बड़े संगठनों में आता है जिसका अपना एक हायरार्की है, जिसको
ऊपर से और नीचे तक पुलिस कर्मियों की हायरार्की को के आधार पर उनके पदों का विभाजन किया जाता है। हर राज्य में कुछ असमानताओं के साथ एक प्रकार के संगठन को ही अपनाया जाता है। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि उन संगठनों में जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। संसाधनों में उनमें जो महत्वपूर्ण है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, जो पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली के दौरान जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको उपलब्ध कराया जाए। और जो मैन पावर अभी भी कुछ कारणों से कम रह जाती है या रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर सरकार के द्वारा भर्ती करके उस समस्या को दूर किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ पुलिस सेवा का आधुनिकीकरण करके, क्योंकि जैसे जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, तो पुलिस बल को भी आवश्यकता है कि उसी के अनुसार आधुनिकीकरण उनका किया जाए, आधुनिक शस्त्र उन्हें प्रदान किए जाएं, प्रशिक्षण है वो भी उन्हें आधुनिक प्रदान किया जाए, जिससे कि वह जो अपराधी हैं या अपराधियों के द्वारा जिन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है उनके साथ लड़ने में सक्षम हो सकें। जो पुलिस संगठन है उसमें महिला पुलिस की भी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी भी जो संख्या है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। यद्यपि वह संगठन में कार्य कर रही हैं, लेकिन संगठन की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि हो, क्योंकि महिला जो पीड़ित होती है, जिसके प्रति अपराध घटित होता है, वह भारतीय समाज में अभी भी पुलिस थानों में जाने से घबराती है। जब महिला पुलिस की उपस्थिति पुलिस थानों में रहेगी तो महिलाओं के अंदर का वह भय भी दूर हो जाएगा और उनके विरुद्ध जब कोई अपराध होगा तो वह आकर उसको दर्ज कराएंगी। जो पुलिस की व्यवस्था है कि वह इस तरीके की व्यवस्था करे कि जहां पर लोगों में एक इस तरीके का माहौल बने कि वह अपने आप स्वयं होकर पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए आगे बढ़ सके। तो इस तरीके के प्रयास भी यहाँ पर किए जाने चाहिए, अर्थात संगठन के स्तर पर पुलिस की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। जो दूसरी चीज़ है जो पुलिस के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की, उनके लिए जो भी अपराध दर्ज होते हैं उनके प्रक्रिया दर्ज होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वर्तमान में देखने में आता है कि जो जनता है भारत में, उसके जब अधिकारों का हनन होता है तो पुलिस को उन्हें रोकने के, अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए समय समय पर इस तरीके के प्रशिक्षण दिए जाएं, जिससे कि वह अपनी भूमिका का और बेहतर तरीके से निर्वाह कर सकें। जब हम बात करते हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन की, तो उस परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जो पुलिस है वह जनता को स्वयं से जो दूर समझने की भावना रही है, जो औपनिवेशिक विरासत थी जहां पर पुलिस और जनता के बीच में एक दूरी पाई जाती थी, उस दूरी को दूर करने की आवश्यकता है, उस गैप को समाप्त किया जाए, जिससे दोनों मिलकर एक साथ आकर कार्य कर सके। और जो ट्रांसपेरेंसी है कार्यों में, पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता है, वह स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष होनी चाहिए, जिससे जनता पुलिस कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, कैसे वो उन्हें सहयोग कर सकते हैं, इस बात की भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और जो जनता है उसको वह ह्यूमन बीइंग की तरह जहां भी उन्हें आवश्यकता हो, अपराध घटित होने पर, अपराधों के रोकने पर, और भी कहीं आवश्यकता यदि हो जाती है जनता को, तो भारत में यह लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हर समय उनकी उपस्थिति या जनता के द्वारा यह महसूस किया जाए कि पुलिस उनके साथ है। सामुदायिक स्तर पर जो प्रयास किए जाएं उसमें है कि पुलिस और जनता एक दूसरे के करीब आ जाए। जहां पर विभिन्न देशों के द्वारा सामुदायिक पुलिस की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है और उसे प्रयोग में लाया जा रहा है, भारत में भी यद्यपि इस अवधारणा के आधार पर कार्य किया जा रहा है। बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है जो जनता और पुलिस एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन इस भूमिका को सामुदायिक पुलिस की अवधारणा को और अधिक मजबूत बनाकर उसे कार्य किया जाना चाहिए, जिससे कि यह और अधिक
उनकी भूमिका सारगर्भित हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस और जनता का जो रेशो है वो बहुत अधिक है। भारत में लगभग 500 से अधिक जो जनता है वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है, जबकि वीआईपी के ऊपर जो है वह उनका संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो यह जो भावना है लोगों के अंदर कि पुलिस और जनता के बीच की दूरी है, उसे समाप्त करके इस तरीके की व्यवस्था की जाए जहाँ पर जनता स्वयं सरकार का, पुलिस का सहयोग करने के लिए आगे आ सके। वर्तमान में देखा जा रहा है और विशेषकर जो हम आज देख रहे हैं कि इस महामारी के दौरान कोविड के कि पुलिस बहुत ही सराहनीय भूमिका का निर्वाह कर रही है और जो भी आवश्यक सर्विसेज उसको उपलब्ध कराई जा रही हैं वह उनका बहुत बेहतर तरीके से उन भूमिकाओं को निभा रही है। इसी के साथ सामान्य काल में भी यह अपेक्षा की जाती है, जनता का यह विश्वास रहता है कि जो पुलिस है वह लोकतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करते हुए अपनी कार्यप्रणाली में भी उन्हें लागू करे और लोगों के प्रति जो उनके उत्तरदायी हैं, जो उन्हें कर्तव्य संविधान के द्वारा दिए गए हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, उनका निर्वाह वह अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उनका निर्वाह कर सकें और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने के लिए जो निरंतर जनता के करीब आकर बने रह सकें, इस तरीके की कार्यप्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिससे कि पुलिस प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अपने आप को संगठन में ढालते हुए उन लोकतांत्रिक उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सके। धन्यवाद।